आज प्रश्नों की श्रृंखला में दक्षिण भारत के कुछ सुधार आंदोलन और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भ में प्रश्नों को हल करते हैं जिन व्यक्तियों ने दक्षिण भारतीय समाज में दलित और पिछड़े वर्गों को एक महत्वपूर्ण स्थान और आत्मसम्मान दिलाने का प्रयास किया है। तो इसी सीरीज़ में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध था। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ए में दिया है CVR पिल्ले, बी में दिया है CN मुदलियार, सी में दिया है EV रामास्वामी नायकर और डी में दिया है के रामकृष्ण पिल्ले। तो हमें ये देखना है कि पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है। तो यहाँ पर EV रामास्वामी नायकर, इन्हें दक्षिण भारत में पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो इसी संदर्भ में हम अन्य जो ऑप्शन दिए हैं उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि CVR पिल्ले जो हैं, CVR पिल्ले ये नायर आंदोलन से जुड़े हुए थे और त्रावणकोर यानी केरल के त्रावणकोर में CVR पिल्ले, देखो जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा, पिल्ले पिल्लई इस टाइप के जो वर्ड आते हैं ये केरल के लोगों के होते हैं। अट्टी पट्टी और इस टाइप के वर्डों, मैंने कहा था ना पिछले भी वीडियो में कि आप शब्दों से या उनके नाम के जो वर्ड प्रॉपर होते हैं उनसे आप पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। तो उससे कम से कम अपन ये पता लगा सकते हैं, अगर एक क्लू अपन को मिल जाता है कि इस आंदोलन से व्यक्ति जुड़ा हुआ था, तो जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था उसका रिश्ता कहाँ से होगा, तो ये आंदोलन कहाँ पे चलाया गया होगा। तो इस प्रकार से अगर हम जोड़ लेते हैं तो बहुत सारी क्वेश्चनों को हम हल कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं CVR पिल्ले नायर आंदोलन से जुड़े हुए थे, त्रावणकोर यानी केरल से संबंधित थे ये, और इन्होंने जो निचले तबके का समाज है, तो निचले तबके के समाज को ऊपर उठाने का प्रयास किया और नंबूदरी जो ब्राह्मणों का वहाँ पर वर्चस्व था, उस नंबूदरी ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने का प्रयास किया। उनके अगेंस्ट जो है ना निचले तबके के लोगों को जो है ना ऊपर उठाया और मलयाली मेमोरियल यानी 1819 में मलयाली मेमोरियल नामक एक संस्था का गठन किया था इन्होंने, और 1891 में इन्होंने मार्तंड वर्मा नामक उपन्यास लिखा था। मार्तंड वर्मा नामक उपन्यास में जो है ना निचले तबके के लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाने की कोशिश की थी इन्होंने, और निचले तबके के एक महत्व को समझाया था उन्होंने कि निचले तबके के लोगों का अपना वजूद क्या है, महत्व क्या है। तो एक तरह से उनके स्वाभिमान को ऊपर उठाया था। तो ये CVR पिल्ले थे। CN मुदलियार जो है ना ये जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए थे। अपन को ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जस्टिस पार्टी से कौन कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर CN मुदलियार और TM नायर और P त्यागराज चेट्टी, ये तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो CN मुदलियार ने 1915-16 के आसपास जो है ना इस पार्टी यानी तमिलनाडु में 1915-16 के आसपास जस्टिस पार्टी का स्थापना किया था यानी गठन किया था। इनके साथ दो अन्य व्यक्ति भी जुड़े हुए थे और मध्य वर्गीय जाति आंदोलन में इनकी मुदलियार साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इन्होंने जाति जो निचले तबके की मध्य वर्ग की जाति थी उनको ऊपर उठाने की कोशिश की है। इसके बाद EV रामास्वामी नायकर, ये जैसा कि हम बताया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया था, तमिलनाडु से संबंधित थे और इस आंदोलन को जो है ना 1925 में चलाया गया था तमिलनाडु में
और इन्होंने इसी आंदोलन के तहत जो आत्मसम्मान आंदोलन था, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट में इन्होंने जो है मतलब पुरोहितों के बिना, जो निचले तबके के लोग थे, उन्हें आह्वान किया था उनके लिए कि आप पुरोहित के बिना जो है ना विवाह कराइए, मंदिरों में प्रवेश कीजिए, आप मंदिरों में भगवान के लिए सबका हक बनता है, आप मंदिरों में प्रवेश कीजिए। यानी निचले तबके को जो है ना ये ऊपर लाना चाहते थे और उनके विकास के लिए इन्होंने कार्य किया। इसके बाद आता है कि रामकृष्ण पिल्लई, ये नायर आंदोलन से जुड़े हुए थे और केरल से संबंधित थे और स्वदेश स्वाभिमानी नामक एक इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया था 1919 में। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ना सी होगा, यानी ईवी रामास्वामी नायकर, ये इसका आंसर होगा। बाकी अपन चारों लोगों के बारे में जानते हैं, तो अगर चारों तरफ से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर नज़र आप डालते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि अस्पृश्य मतलब अनटचेबल अस्पृश्य महारों का प्रथम महत्वपूर्ण नेता कौन था। देखो, महारों के जो नेता के रूप में हम जानते हैं आमतौर पर केवल अंबेडकर को जानते हैं, ज्योतिबा फुले को जानते हैं, नारायण गुरु को जानते हैं कि ये जो है ना दलित वर्ग के थे। लेकिन महारों की अगर बात आती है तो हम अंबेडकर को लेते हैं सीधा, कि अंबेडकर जो है ना वो महारों के नेता थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनटचेबल महारों का प्रथम महत्वपूर्ण नेता कौन था, मतलब अंबेडकर से भी पहले अगर कोई महत्वपूर्ण नेता था तो वो कौन था। तो स्वाभाविक सी बात है कि अंबेडकर ने जो महारों के लिए किया था या दलितों के लिए जो किया था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था, यानी इससे निचले स्तर पर किसी न किसी व्यक्ति ने अंबेडकर से पहले जो है ना काम किया होगा महारों के लिए, उनके उत्थान के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से संबंधित थे। तो अंबेडकर को तो हमें जो है ना बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम नेता अंबेडकर के बारे में कैसा कभी पढ़ा नहीं गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है गोपाल बाबा बलंकर और दूसरा है बी में है ज्योतिबा फुले, सी में गोपाल हरि देशमुख और BR अम्बेडकर। देखो, ये चारों ऑप्शन जो है ना वो अछूतों से या निचली जातियों से संबंधित हैं। से निचली जातियों के लिए इन चारों लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन अब बात आती है कि अगर पहला कौन है, तो इसमें जो है ना गोपाल बाबा बलंकर एक बहुत से महाराष्ट्र की क्षेत्रीय नेता थे। वो छोटे स्तर पे जो है ना महारों के लिए इन्होंने प्रारंभिक चरण में प्रयास किए थे, उनके उत्थान के लिए प्रयास किया था। ज्योतिबा फुले आप जानते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी उन्होंने 1873 में, और 1872 में गुलामगिरी नामक एक पुस्तक की रचना की थी। और पाखंडी ब्राह्मणों के विरोध में इन्होंने जो है ना एक मूवमेंट चलाया था और उनके लिए विरोध प्रकट किया था, और निचले तबके की जातियों के लिए जो है ना ये संघर्ष करते रहे। गोपाल हरि देशमुख ये भी एक अच्छे राजनीतिक और बढ़िया समाज सेवक थे और ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। और BR अम्बेडकर को तो सभी जानते हैं, BR अम्बेडकर को प्रथम स्नातक, महारों का प्रथम स्नातक कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र से संबंधित थे, महार आंदोलन से भी संबंधित थे। इनका जन्म जो है ना मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था 1891 में, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और रत्नागिरी यानी रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंबद नामक क्षेत्र के ये रहने वाले थे। यानी जन्म उनका वहाँ पे हुआ था, लेकिन एक्चुअली में ये रहने वाले थे अंबद नामक क्षेत्र के, जो रत्नागिरी जिले में आता है महाराष्ट्र के। तो ये बाकी तो अंबेडकर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पे पढ़ने गए थे, क्या किया उन्होंने, और संविधान सभा में क्या किया था, ये सब लोग जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन के संदर्भ में देखते हैं कि तमिल पत्र का एक कुदी आरसू का लेखक कौन था। तो यहाँ पर जो है ना एक ऑप्शन में दिया गया है, जैसे अन्नादुरई, CN अन्नादुरई, दूसरा P त्यागराज चेट्टी, तीसरा TM नायर और चौथा D में दिया है EV रामास्वामी। तो देखो यहाँ पर जो है ना आंसर इसका D सही है, यानी EV रामास्वामी ने तमिल पत्र का कुदी आरसू जो है ना वो निकाली थी। अन्नादुरई जो है ना वो तमिलनाडु में DMK के संस्थापकों में से एक थे और तमिलनाडु में इन्हें बड़े सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। और DMK जो है ना, जो वहाँ पे जो पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है, तो वहाँ के ये उस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे या संस्थापक थे। P त्यागराज चेट्टी जो है ना, जैसा कि अभी पहले बताया था, ये जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी उसके फाउंडर थे, एक बहुत बड़े वकील थे और अच्छे राजनीतिक थे और चेन्नई से संबंधित थे।
टीएम नायर जो है ना बोवी जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए थे और इनका जन्म जो है ना 1868 में तिरूर यानी केरल में हुआ था टीएम नायर का, और इनकी मृत्यु जो है ना 1919 में जुलाई में लंदन में हुई थी। तो अपन को ये ध्यान रखना है, देखो अभी तक अपन जानते हैं कि लंदन के ब्रिस्टल में जो है ना राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, तो टीएम नायर की मृत्यु भी जो है ना वो लंदन में हुई थी। ईवीएम रामास्वामी जो है ना, ये रामास्वामी ईवीएम रामास्वामी के बारे में मैं अभी आपको पूरी डिटेल पहले वाले क्वेश्चन में दे चुका हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ईवीएम रामास्वामी जो है ना वो नायकर साहब हैं जो पेरियार के नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर जो है ना डी यानी ईवीएम रामास्वामी है। इन्होंने एक पत्रिका कुदियार लिखी थी। अब बात आती है पल्ली आंदोलन के बारे में, क्या सही है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 करके दिया है, तो इन 1 2 3 4 में ये देखना है हमको कि कौन कौन सा वक्तव्य सही है। पहला है पल्ली आंदोलन निचली जाति के लोगों का आंदोलन था। पहले मैंने क्या ये निचली जाति के लोगों का आंदोलन था, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। पल्ली आंदोलन जो है ना ये निचली जाति के लोगों का आंदोलन था और ये आंदोलन उत्तरी तमिलनाडु में चलाया गया था। तो दूसरा है इन्होंने 1871 के बाद उत्तरी तमिलनाडु में आंदोलन चलाया, तो ये बात सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पल्ली आंदोलन तमिलनाडु के उत्तरी भाग में ये चलाया गया था। तीसरा है इन्होंने स्वयं को वनीय कुल क्षत्रिय बताया है, यानी ये एक ऐसा कम्युनिटी थी, पल्ली लोग जो है ना वो ऐसी कम्युनिटी थी जो निचले तबके में दलित वर्ग में आती थी, लेकिन ये कम्युनिटी धीरे धीरे जो है ना ये संपन्न होती चली गई और ये व्यवसाय से जुड़ गई। जब व्यवसाय से ये जुड़ गई तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण इन्होंने दक्षिण भारत में समाज में अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश की, और इसके बाद जो है ना जब व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो समाज में उसका दर्जा जो है ना धीरे धीरे ऊंचा उठता चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज भी ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पल्ली जो कम्युनिटी थी, जब ये आर्थिक संपन्नता प्राप्त हुई तो इन्होंने अपने आप को बनीय क्षत्रिय जो बनीय कुल क्षत्रिय बताया अपने आप को। बनीय कुल क्षत्रिय का मतलब होता है कि वह बानिया जो अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिए, मतलब निचले तबके से उठ के ये बानिया के रूप में आ गए थे और फिर उन्होंने बानिया क्षत्रिय अपने आप को बानिया क्षत्रिय कुल का घोषित किया था वहाँ पे, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है ना ऊपर उठ गई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जैसे उच्च जातीय रीति रिवाजों की नकल की। कहने का मतलब यहाँ पे देखो फोर्थ में क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, देखो आपने देखा होगा जब कुलीन लोग होते हैं तो कुलीन लोग रूढ़ियों को ज़्यादा मानते हैं। निचले तबके के लोग उतनी रूढ़ियों को नहीं मानते हैं जितनी कुलीन लोग रूढ़ियों को मानते हैं उस समय की समाज में। तो अब इन्होंने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया था इन्होंने, कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो नेचर था या इस प्रकार की प्रकृति थी, इस प्रकार की प्रकृति किसकी थी, कुलीन वर्गों की थी। तो इन्होंने समाज में उन बिंदुओं को, उन कुरीतियों को या उन विधानों को अपना लिया जो विधान कुलीन लोग करते थे वहाँ पे। तो ऐसे विधानों को अपना के इन्होंने अपने आप को ये दिखाया कि हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग ऊंचे कुल के लोग हैं। तो अगर ऐसे विधानों को उन्हें लगता था कि ऐसे विधानों को अगर हम अपनाएंगे तो फिर समाज हमें ऊंचा कुल का मानने लगेगी। तो ये चौथा जो है ना ये भी इनका बिल्कुल सही है, यानी विधवा पुनर्विवाह जैसे जो प्रतिबंध यानी विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रतिबंध जो जाति के प्रतीक थे उनको इन्होंने अपना लिया था। तो इसके आंसर में आप देखते हैं पहले ए में दिया है 1 2 3 सही है, बी में दिया है 2 3 4 सही है, सी में दिया है 1 2 4 सही है और डी में दिया है सभी सही है। तो इसका मतलब कि इसके चारों ऑप्शन जो है ना सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना आप देखते हैं तालिका है एक, तालिका में यानी नाडार महाजन सभा पहले में दिया, दूसरे में जाति निर्धारणी सभा, तीसरे में मलयाली मेमोरियल सभा और चौथे में है बोकलिंग सभा। ए में दिया है आपका 1891, बी में दिया है 1897, सी में दिया है 1906 और डी में दिया है 1910। अपन को इसको मैच कराना था। देखो नाडार महाजन सभा ये वो लोगों की सभा थी जो व्यापारी बन गए थे, जो निचले तबके से जो है ना उठकर व्यापारी बन गए थे। उन्होंने एक नाडार महाजन सभा, महाजन से ही पता लग जाता है कि ये व्यापारियों की सभा है।
का इजाद किया था और स्वयं को जो है ना क्षत्रिय घोषित किया था, जैसा कि अभी मैंने बताया। एक्चुअली ये पहले क्या थे, ये लोग ताड़ी निकालने वाले और मछली पकड़ने वाले अनटचेबल पर्सन थे जो धीरे धीरे व्यावसायिक गतिविधियों में जुड़ते चले गए और संपन्नता प्राप्त करते चले गए। तो 1910 में जो है ना, तमिलनाडु में 1910 में ये कृषक बने और कृषक मतलब ये कृषक थे, कृषक भी थे, इनमें ताड़ी निकालने वाले भी थे और मछली पकड़ने वाले थे, जो व्यवसायी के रूप में उभर के सामने आए थे और अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया था। तो ये बात आती है कि ये 1910 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1910 डी में दिया है, तो ये मैच कर जाएगा। 1910 में ये घटना है तो डी में मैच कर जाएगा, यानी डी का पहला सही है। इस हिसाब से हम जो है ना उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। जाति निर्धारणी सभा, जाति निर्धारणी सभा ये 1897 में अस्तित्व में आई थी और ये जातियों का निर्धारण कर रही थी, मतलब कौन सी जाति किस कैटेगरी में आएगी, ये वर्गीय व्यवस्था को जो है ना निर्धारित करती थी। तो ये जो है ना 1897 में जो है ना अस्तित्व में आई थी। तीसरा है मलयाली मेमोरियल सभा। जैसा कि हम जानते हैं कि मलयाली मेमोरियल सभा 1891 में, इसके बारे में हम जान चुके हैं, और सीवी रमन पिल्ले ने 1891 में मलयाली मेमोरियल सभा की स्थापना की थी। और चौथा है बोकलिंग सभा। बोकलिंग सभा जो है ना ये 1906 में अस्तित्व में आई थी। तो इसका आंसर जो है ना जैसा कि दिया है CDBA, ACDB, DBAC और BACD, तो इसका आंसर C सही होगा। C में है DBAC। आप मैच कराएंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर जो है ना C सही होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मिलान करें, फिर से हमको मिलान करना है। पवना विद्रोह सभी ने सुना होगा, मोपला विद्रोह ये दक्कन और बारदौली, और यहाँ पर जो है ना 1, 2, 3, 4 में पवना, मोपला, दक्कन और बारदौली जो है ना वो विद्रोह या मूवमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर ए में देख रहे हैं हम, ए में है महाराष्ट्र में हुआ था, बी में है पूर्वी बंगाल में हुआ था, सी में गुजरात में और डी में मालाबार में हुआ था। ये मैच कराना है हमको। तो देखो पवना विद्रोह बहुत प्रसिद्ध है, सबसे पहले अपन इसी को लगाने की कोशिश करते हैं। तो पवना विद्रोह, पवना क्षेत्र जो है ना बिहार में पड़ता है, बिहार के से टच है मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पवना का रिश्ता जो है ना बिहार से टच है। तो आप देख रहे हैं कि वो पूर्वी बंगाल में पड़ता है और आजकल बांग्लादेश में है, डिस्ट्रिक्ट है वो, तो ये पूर्वी बंगाल से मतलब हमारा बांग्लादेश ही है। तो ये पूर्वी बंगाल में पड़ता है। अगर आपने बांग्लादेश का मैप बनाया होगा तो आपको वहाँ पे पवना मिला होगा। तो ये रिश्ता क्या हो गया, उससे हो गया। यानी 1872 से 76 के बीच में जो है ना पूर्वी बंगाल में किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध जो है ना पवना विद्रोह चलाया था, और ये एक बहुत ही तीखा आंदोलन था जमींदारों के खिलाफ। और यहाँ पर जो है ना कृषक, इसी विद्रोह के कारण जो है ना ब्रिटिश सरकार ने कृषक एक्ट लाया था आगे चल के, और कृषकों को जो है ना रैयतों को यानी सुरक्षा प्रदान की गई थी, यानी पीजेंट को जो है ना प्रोटेक्शन दिया गया था, और जमींदारों के खिलाफ जो है ना थोड़ा जमींदारों के उसमें जो है ना थोड़ा सा संरक्षण दिया गया था, यानी कुछ कानून बनाए गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवना विद्रोह जो है ना ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें रैयतों ने यानी किसानों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हम जो है ना जमींदारों की रैयत नहीं है, हम महारानी विक्टोरिया की रैयत हैं और महारानी विक्टोरिया की रैयत रहना चाहती है, इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पवना विद्रोह का जो रिश्ता रहा है वो रिश्ता यानी ब्रिटिश सरकार के पक्ष में रहा था और अगेंस्ट टू जमींदार था, जो जमींदार उनका शोषण करते थे। ये दूसरा है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है ना ये 1921 में मालाबार तट पर चलाया गया था, और ये जिम्मियों के विरुद्ध चलाया गया था। जिम्मी बोलते वहाँ के जमींदार को ब्रिटिश सत्ता ने वहाँ पे क्या किया था कि अपनी कॉलोनाइजेशन की स्थिति में जो है ना वहाँ पे एक कृत्रिम जमींदार वर्ग वहाँ पे स्थापित किया, कृत्रिम साहूकार वर्ग स्थापित किया, जो जमींदार और साहूकार वर्ग जो है ना इन मोपला किसानों का शोषण करने लगा था। ये मोपला किसान जो है ना लगभग 400, 500, 600 साल पहले अरब से आए हुए किसान थे, अरब से आए हुए लोग थे, मुसलमान थे, जो स्थायी रूप से मालाबार तट यानी केरल के किनारे जो है ना बस गए। धीरे धीरे यहाँ पर खेती करने लगे, स्थायी रूप से रहने लगे। जब ये स्थायी रूप से रहने लगे तो ये मोपला किसान कहलाए, और ये मोपला किसानों अभी निर्बाध रूप से वह आराम से रह रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश सत्ता का
कॉलोनाइजेशन हुआ, विस्तार हुआ, तो उस विस्तार के क्रम में जो है ना इन पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, इन पर कमांड स्थापित करने के लिए जो है ना ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कृत्रिम एक वर्ग जो है ना रोप दिया, यानी इस्टेब्लिश कर दिया, जो जमींदार वर्ग या साहूकार वर्ग था। ये जमींदार वर्ग और साहूकार वर्ग इनका शोषण करने लगा। उसी शोषण के खिलाफ जो है ना इन जमींदारों, यानी जिम्मी कहते थे, इन जमींदारों के खिलाफ जो है ना उन्होंने आंदोलन किया था 1921 में। तो इसका जो कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है ना मालाबार यानी केरल में हुआ था, मालाबार तट पे ये इससे मैच कर जाएगा। दक्कन का जो है ना, दक्कन का 1875 में कृषि कर पर महाराष्ट्र में 1875 में कृषि कर पर एक विद्रोह हुआ था, जो अहमदनगर और पूना के, यानी इस अहमदनगर, पूना और इसके आसपास के क्षेत्रों के महाजनों के विरुद्ध था। महाजन से मतलब यहाँ पे जो है ना जमींदारों के, यानी जो लैंडलॉर्ड है, जमींदारों के विरुद्ध था। तो यहाँ पर जो है महाजनों का एक सामाजिक बहिष्कार किया गया था। इसमें विद्रोह में सामाजिक बहिष्कार से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, जैसे ना उसको बोलते हैं नाई धोबी प्रथा का बंद कर देना, यानी समाज से उस व्यक्ति को काट देना, उस परिवार को काट देना। तो कहने का मतलब इन्होंने ये जो विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह में इन्होंने जो है एक तरह से आदेश से पूरी कम्युनिटी ने जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति जो है ना जमींदार के यहाँ काम करने नहीं जाएगा, नाई जो है ना बाल काटने नहीं जाएगा, जो कुम्हार है वो बर्तन देने नहीं जाएगा, उनके जो कर्मचारी जो नौकर चाकर हैं वो नौकरी चाकरी नहीं करेंगे, उनकी सेवादार जो है ना सेवा नहीं करेंगे। इस प्रकार से सामाजिक बहिष्कार किया था जिससे कि जमींदार परेशान हो जाए। तो इस प्रकार की विधि को यहाँ पे अपनाया था, यानी नाई धोबी प्रथा को बंद कर दिया था। इसके बाद जो आता है बारदौली सत्याग्रह, बारदौली विद्रोह, ये 1928 में गुजरात में हुआ था। और इसमें जो विद्रोह का मूल कारण था वो 22% जो है ना कर में वृद्धि कर दी गई थी। यहाँ पर जो है ना ये बारदौली जो पर एक तरह से परगना टाइप का था, तो उसमें जो है ना 22% की कर में वृद्धि कर दी गई थी। उसी समय वहाँ पे अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण जो है ना ये कर वृद्धि किसानों को बर्दाश्त नहीं हुई और किसान बढ़े हुए कर को नहीं देना चाहते थे। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय 2 नेता उभर के आए और इसके बाद जो है ना सरदार पटेल जो है ना इस आंदोलन से जुड़ गए। और बाद में गांधी भी इस आंदोलन से थोड़े से समय के लिए जुड़े थे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना सरदार पटेल की रही है। तो सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया और कर रोको आंदोलन चला दिया था कि कोई व्यक्ति कर नहीं देगा। यहाँ पे जब गांधी जुड़ गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ठीक है, जो कर देने में, बढ़े हुए कर देने में सक्षम किसान हैं वो उसे कर दे दें, और जो सक्षम नहीं है वो कर नहीं देंगे। सरकार को कर रोको आंदोलन चलाया गया और इसके बाद जो है ना एक कमेटी का गठन हुआ और कमेटी जो है ना उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। शायद जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा कि ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसने देखा कि वास्तव में परिस्थितियाँ क्या है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी कि यहाँ पर जो है ना अकाल पड़ गया है, यहाँ पर बढ़े हुए कर को देने में ये सक्षम नहीं है। फिर इसके बाद 6.03% कर जो है ना बड़ा हुआ कर लिया गया और फिर इसके बाद आंदोलन खत्म हो गया था ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना इसी आंदोलन में जो है ना सरदार की उपाधि दी थी बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ है। इसका आंसर जो है ना सी होगा, BDAC। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट था ये इससे मैच कर गया है, तो इसको अपन को जो है ना ऐसे मैच कराना है। अगला क्वेश्चन है 7वां, बम्बई में एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी बम्बई में एटक की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो कंफर्म हो गया कि बम्बई में हुई थी। तो एटक की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें दिया 1920, 1925, 1929 और 1939, 3 डेटें दी हैं। तो देखो 1920 में जो है ना बम्बई में एटक की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में जो है ना लाला लाजपत राय जो है ना इसके प्रेसिडेंट बने थे और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और एटक जो है ना ये मतलब एक तरह से क्या, एटक जो मजदूरों की जो कामगार मजदूर थे, उद्योगों में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी एक वैधानिक संस्था जो आज भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, भारत के मजदूरों का नेतृत्व करती है। तो ये संस्था आज भी उसी रूप में काम करती है। आगे चल के जो है ना इसमें देखा गया कि एटक जो 1920 में गठित हुई थी बम्बई में, वो आगे चल के जो है ना इसमें एक विघटन हुआ और 1929 में एटक से जो है ना ITU और ITUF और रेड टोको नामक 2 संस्थाएं अलग हो गई थी मजदूरों की और ये अलग से कार्य करने लगी थी। एटक में जो वास्तव में जो प्रभाव था वो कम्युनिज्म में प्रभाव था और जो एक तरह से जो तीव्र कम्युनिज्म प्रभाव को मानने वाले लोग थे वो इससे अलग हो गए थे। तो यहाँ पर जो है ना
ITUF और रेड टुक का अलग हो जाना, यानी एटक का पहला विघटन 1919 में हुआ। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद मतलब एक तरह से 1938 में जो है ना ITUF और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का यहाँ पर यानी रेड ट्रेड यूनियन का एटक में विलय हो गया। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का विलय जो है ना 1938 में हो गया था। और इसके बाद रेड ट्रेड का विलय जो है ना एटक में हो गया था इसी समय 1938 में, यानी जो अभी 29 में जो अलग हुई थी संस्थाएं, तो इसके बाद फिर ये विलय हो गई थी। अब विलय होने के कारण क्या है, तो विलय होने के कारण हम देखते हैं कि यहाँ तक आते आते परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल चुकी थी और हम दूसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे थे। और यहाँ पर जो है ना जो नेतृत्व जो कर रहा था वो रूस कर रहा था। हमारी जो ट्रेड यूनियन का वास्तविक रूप से नेतृत्व या विचारधारा जो चल रही थी वो रूस की विचारधारा चल रही थी, पूंजीवादियों के खिलाफ विचारधारा चल रही थी। और जब वो पहला विश्व युद्ध हो गया और दूसरे विश्व युद्ध में जो है ना जब यहाँ पर देखा गया कि दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनने लगी थी, और जो जिस प्रकार से पृष्ठभूमि बन रही थी, क्योंकि 39 में शुरू हो गया था विश्व युद्ध, जिस प्रकार से पृष्ठभूमि बन रही थी उस हिसाब से जो है ना सभी देश हथियारों की होड़ की ओर चले गए थे। वो हथियारों की होड़ की ओर जाने के कारण जो है ना थोड़ा सा ये शांति हो गई थी ये ट्रेड यूनियनों का, तो इस एक मजबूत संगठन की ओर चल दिए थे, तो इसके कारण जो है ना यहाँ पे विलय हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपने 7 देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ। देखो ट्रेड यूनियन की जो इजाद की अगर बात करते हैं तो पहला 1875 में पहला ट्रेड कमीशन ऑर्गेनाइज हुआ था। पहला ट्रेड कमीशन बैठा था 1875 में। 1881 में रिपन के समय जो है ना पहला ट्रेड एक्ट पारित हुआ था। इस ट्रेड एक्ट में मजदूरों की दशा में सुधार करने के लिए जो है ना थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया गया था। इस छोटे से प्रयास में 7 वर्ष से कम बच्चों को जो है ना वो फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जा सकता है। 7 से 12 साल के बच्चों को जो है ना वो खतरनाक मशीनों पर नहीं लगाया जा सकता है। और उनके काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए हैं कि वो जो है ना 10 घंटे उनसे ही काम लिया जा सकता है। एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो है ना पहले फर्स्ट ट्रेड एक्ट जो 1981 में पारित हुआ था, इसमें स्त्रियों के बारे में और मतलब पुरुषों के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन दूसरा फैक्ट्री कमीशन जो है ना 1884 में गठित हुआ और 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा जो फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था तो यहाँ पे जो है ना महिलाओं के काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए, लेकिन पुरुषों के काम के घंटे अभी भी निर्धारित नहीं किए गए। और लंच टाइम का निर्धारण कर दिया गया कि बीच में मतलब 9 घंटे जो है ना महिलाएं काम करेंगी और बीच में 1 घंटे का लंच होगा। तो इस प्रकार से जो है ना निर्धारण किया गया था। और साप्ताहिक छुट्टी की भी बात की गई थी कि सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी जो वर्कर हैं। लेकिन ये जो नियम लागू होता था ये महिलाओं और बच्चों पर ही होता था, ये पुरुषों पर अभी नहीं होता था। पुरुषों पर अभी इसमें विकास नहीं हुआ। आगे चल के जो कर्मकार एक्ट पारित हुए हैं या जो ट्रेड एक्ट पारित हुए हैं, तो इस प्रकार से जो मजदूरों के लिए आगे चल के नियम बनते चले गए, तो फिर मजदूरों के हक में होता चला गया। और उनका अंतिम परिणाम जो धीरे धीरे और मजदूर संगठन बनते चले गए, मजदूर संगठनों के लिए जो है ना स्पेस खुलते चले गए, यानी स्थान खुलते चले गए। तो धीरे धीरे आगे चल के एटक जैसी एक बड़ी संस्था अस्तित्व में आई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसी एक संस्था अस्तित्व में आ गई थी 1920 में। वो उन्हीं छोटे छोटे जो मजदूर संगठन थे उनका प्रयास था कि धीरे धीरे इतनी बड़ी संस्था ने जन्म ले लिया, जो आज भी जो है ना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है मजदूरों के लिए, मजदूरों के हक की बात रखती है सरकार के समक्ष और प्रबंधन के समक्ष जो है ना मजदूरों के हक की बात रखती है। और जिस फैक्ट्री में जो मजदूर यूनियन होती है उसका अध्यक्ष जो है ना उस फैक्ट्री के प्रबंधन का पदेन सदस्य होता है। इस प्रकार की जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। इसके बाद जो है ना बात आती है कि स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए जो प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1926 में जो इसका जो ऑप्शन दिया है ए 1924, 1926, 1928, 1939। 1926 में जो है ना पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी ट्रेड यूनियन अपनी इच्छा के अनुसार अपना पंजीकरण करा सकती है, उसके लिए शर्तें निर्धारित कर दी गई थी। अगर हम बात करते हैं पहले फैक्ट्री एक्ट की और दूसरे फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं, तो पहले फैक्ट्री एक्ट जो है ना ऐसे
देखो सभी छोटी मोटी फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होता था, मतलब ऐसे फैक्ट्रियों पर लागू होता था जिन फैक्ट्रियों में कम से कम 100 मजदूर काम करते हैं, तो ऐसी फैक्ट्रियों पर जो है ना ये फैक्ट्री एक्ट लागू होता था। तो इसका मतलब होता है कि जिनके यहाँ 10-20 मजदूर कार्य करते हैं और छोटे छोटे धंधे उद्योग धंधे हैं, उन पर ये फैक्ट्री एक्ट उस प्रारंभ में लागू नहीं होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे नियम बढ़ते चले गए। आज की स्थिति ये है कि अगर कोई व्यक्ति है और अपना छोटा सा उद्योग भी चला रहा है, अगर उसके यहाँ 3 सदस्य भी हैं, 5 सदस्य भी हैं, उस पर भी जो है ना कुछ फैक्ट्री एक्ट के कुछ नियम जो है ना, कर्मकारों के कुछ नियम जो है ना उस पर भी लागू होते हैं, उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना। और फैक्ट्री वालों को भी कंपनी एक्ट के तहत जो है ना प्रोटेक्शन दिया गया है, चाहे वो छोटा धंधा हो, माइक्रो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो मिडल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो जो है ना वो बड़ा उद्योग हो, हैवी इंडस्ट्रीज हो, इन सब के लिए जो है ना अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण तर्क का है। कथन और तर्क में जैसा कि आप जानते हैं कि कथन सही है तो ये, केवल कथन सही है तो ये, केवल तर्क सही है तो बी, कथन और तर्क दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं तो सी, और कथन और तर्क दोनों सही पर व्याख्या नहीं करते हैं तो डी। जैसा कि रूटीन अपने चलता है उसी हिसाब से इसका आंसर देना है। कथन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग व व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तर्क है, इस काल में भारतीय मजदूरों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान, जैसा कि हम जानते हैं कि जब विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध में क्या होता है कि देशों के पास जो पूंजी होती है, देखो एक तो क्या होता है, उद्योग धंधे जो है ना वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलना बंद हो जाती, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, और सरकारों के पास जो पूंजी होती है वो पूंजी सारी की सारी जो है ना खाद्य पदार्थों में ना लगा के वो सारी की सारी पूंजी इन्वेस्ट की जाती है हथियार खरीद में, हथियार बनाने में, यानी युद्ध से संबंधित सामग्रियों में पूरी की पूरी पूंजी खपा दी जाती है। इसलिए जो है ना आप देख सकते हैं कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो विश्व युद्ध में भारत के सैनिक गए थे, भारत का पूंजी लगी थी, लेकिन भारत विश्व युद्ध में अभी अंग्रेजों के कॉलोनाइज था, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जो है ना वो शामिल नहीं था, और प्रत्यक्ष रूप से शामिल ना होने के कारण यहाँ पर जो है ना बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला, क्योंकि अंग्रेज हमको कॉलोनाइज किए थे और प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज विश्व युद्ध में शामिल थे। तो पहले उन्हें विश्व युद्ध से निपटना था, और विश्व युद्ध से निपटने के चक्कर में यानी क्रम में जो है ना वो भारत पर थोड़ा सा कम ध्यान दे पाए, भारत के व्यापार पर, भारत के शोषण पर कम ध्यान दे पाए। इसी तरह से हम देखते हैं कि भारतीय व्यापारियों को एक स्पेस मिल गया था अपनी वृद्धि करने का, ग्रोथ करने का। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ के उद्योगों का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो मांग बढ़ रही थी खाद्य पदार्थों की, खाद्य वस्तुओं की या उपभोक्तावादी वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी यहाँ पे, तो इंग्लैंड से या यूरोप से वो माल नहीं आ पा रहा था, रेडीमेड माल। तो यहाँ के उद्योगपतियों को जो है ना मौका मिल गया, तो उन्होंने उसको पूर्ति करने की कोशिश की। तो एक तरह से इनके ट्रेड में जो है ना काफ़ी वृद्धि हुई थी। लेकिन इसका जो तर्क दिया गया कि इस काल में भारतीय मजदूरों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि हुई, तो ऐसा नहीं देखा गया। मजदूरों का जो है ना वो उद्योगपतियों ने शोषण किया और बहुत अधिक इनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई थी, बल्कि इनसे काम ज़्यादा लिया गया था, यानी शोषण की प्रवृत्ति और बढ़ गई थी और काम ज़्यादा लिया गया था। यानी इसका ए सही है लेकिन बी गलत है, तो इसका आंसर जो है ना ये तर्क गलत है और इसका कथन सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हड़तालों की संख्या में काफ़ी कमी आई थी, ये कथन है। और तर्क दिया गया है, युद्ध काल में अन्य बातों के अलावा कम्युनिस्ट द्वारा अंग्रेजों को समर्थन दिए जाने के कारण औद्योगिक शांति बनी रही। तो देखो यहाँ पर हम जो है ना कथन पढ़ते, पहले कथन पर ध्यान देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हड़तालों की संख्या में काफ़ी कमी आई थी। देखो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब देश विश्व युद्ध में संलग्न हो गए तो दो चीज़ें उभर के सामने आई। एक तो भारतीय राजनेताओं को, भारतीय व्यक्तियों को, नागरिकों को, भारतीय मजदूरों को और भारतीय कर्मकारों को ये विश्वास हो गया था कि विश्व युद्ध के बाद जो है ना जो परिस्थितियां बनेंगी तो उसमें भारत को आज़ादी मिल जाएगी, अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जाएंगे, आज़ादी मिल जाएगी, ऐसा मानना था, ऐसा सोचने का एक तरीका था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना जो प्रशासनिक जो एक तरह से प्रेशर होता था मजदूरों पे, मैनेजमेंट पे, और यहाँ के शासन में प्रशासनिक प्रेशर कम हो गया था। प्रशासनिक प्रेशर कम होने के कारण काफ़ी हद तक जो है ना मजदूरों को या मैनेजमेंट को सहूलियत मिली थी, यानी फ्री होल्ड के होके जो है ना वर्क कर सकते थे, क्योंकि प्रबंधन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, शासन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पे जो है ना हड़तालें कम हुई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब तर्क यहाँ पे दिया है कि युद्ध काल में अन्य बातों के अलावा
कम्युनिस्ट द्वारा अंग्रेजों को समर्थन दिए जाने के कारण औद्योगिक शांति बनी रही। बिल्कुल ये बात सही है। देखो, युद्ध काल में अगर अन्य बातों को छोड़ दिया जाए, मतलब कम्युनिस्ट की बात आ रही है कि कम्युनिस्टों ने यहाँ पर अंग्रेजों को समर्थन दिए जाने के दे दिया था, एक तरह से एक मॉक समर्थन दे दिया था, मतलब एक ऑरल समर्थन दे दिया था, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष समर्थन दिया था। और अप्रत्यक्ष समर्थन देने के कारण ही उद्योगों में शांति बनी रही, क्योंकि इन उद्योगों को इन उद्योगों के कर्मकार को जो ड्राइव करने वाली पार्टी थी वो कम्युनिस्ट थी। और कम्युनिस्ट पार्टी जब शांत बैठ जाएगी और वो सपोर्ट करने लगेगी मनोवैज्ञानिक रूप से ब्रिटिश का, तो यहाँ पर जो है ना हड़तालों में कमी देखी जाएगी। तो बिल्कुल सही है, यानी इसका तर्क जो है ना समर्थन करता है कथन का। तो यहाँ पे आंसर जो है ना सी हो जाएगा। तो हमने इस पूरी परिस्थिति को जाना है। इस पूरी परिस्थिति में हमें क्या दिखाई दिया है? हमें इस पूरी परिस्थिति में ये दिखाई दिया है कि जब भी सर्वहारा वर्ग से मतलब है मेरा वो मजदूर जो उद्योगों में काम करते हैं, जब भी सर्वहारा वर्ग के शोषण होगा तो ऐसी परिस्थितियों में एक तलीय व्यवस्था यानी कम्युनिस्ट पार्टी उभर कर सामने आती है और वो जो है ना सर्वहारा वर्ग के शोषण को रोकने का काम करती है। यानी दुनिया में दो प्रकार की जो व्यवस्थाएं चलती हैं, एक समाजवादी व्यवस्था चलती है, एक पूंजीवादी व्यवस्था चलती है। तो ऐसा माना जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ना वो पूंजी के एक क्रमिक निर्माण या तीव्र निर्माण के क्रम में जो है ना वो मजदूरों का शोषण करती है और उद्योगपति धनपति बनते चले जाते हैं, ऐसा मानना है कॉमन वे में। दूसरा क्या है कि कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है, समाजवादी जो पार्टी होती है, वो पूंजीपतियों के खिलाफ होती है और वो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करती है, मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करती है और वो समानता के दर्जा में विश्वास करती है, इस प्रकार का माना गया है। लेकिन वर्तमान में जो है ना परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल गई हैं। वर्तमान में शासन और प्रशासन के द्वारा जो है ना मजदूरों के हित की भी बात की जाती है और उद्योगपतियों के हित की भी बात की जाती है, क्योंकि किसी एक के हित की बात करेंगे तो बिना पूंजीपति के मजदूर किसी काम का नहीं है और बिना मजदूर के पूंजीपति किसी काम का नहीं है, एक दूसरे की सहभागिता के रूप में देखे जाते हैं। तो सरकारों ने जो कानून बनाए, जो नियम बनाए हैं, वो इसी के दोनों को संरक्षण दे के जो है ना प्रोटेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ नए नज़रिए से जो है ना एक मूवी आई थी जब भी मेट में जो है ना वो जो हीरो होता है वो क्या कहता है, वो हीरो ये कहता है कि कभी ना कभी आके जो है ना हमें सोचना पड़ेगा समाज के बारे में, समाज के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। जब वो कहता है कि यहाँ पे कम्युनिटी हॉल भी रहेगा और यहाँ पर जो है ना आपका जो इंडस्ट्रीज या जो मॉल बन रहा है, जो मॉल भी रहेगा और कम्युनिटी हॉल भी रहेगा, दोनों ही बन सकते हैं। क्योंकि कम्युनिटी हॉल को हटा के अगर आप मॉल बनाते हो तो जो व्यक्ति उसमें रहते हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे। और अगर ऐसा कोई एक विधान बनाया जाए, ऐसा कोई एक ढांचा बनाया जाए या प्लान बनाया जाए कि जिसमें दोनों रहें, तो ऐसी स्थिति में जो है ना हम जो है ना ज़्यादा विकास कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा सरकारों ने जो है ना जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी होती है तो सरकारों ने नियम तय कर दी है, उन पर निर्धारण कर दिए हैं कि आप जो है ना अपने टोटल प्रॉफिट का एक निश्चित हिस्सा आपके आसपास के रहने वाले गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो है ना लगाएंगे। उसके लिए एक प्रबंधन बनाएंगे, मैनेजमेंट बनाएंगे, उसके लिए कमेटी गठित की जाएगी और वो जांच करेगी कि कौन से व्यक्ति जो है ना कितना गरीब है, या उसके जीवन स्तर को कैसे उठाया जा सकता है और आप एक अपने लाभ का उसका हिस्सा जो है ना लोक कल्याण में लगाएंगे। इस प्रकार का जो है ना नियम बना दिया, इस प्रकार की अवधारणा है। तो ये भारत की शासन के लिए, सत्ता के लिए और भारत के विकास के लिए पूंजीपतियों के द्वारा एक लोक कल्याण की भावना डाल दी गई हो। पूंजीपतियों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप इस प्रकार से जो है ना लोगों का कल्याण कर सकते हैं, जिनके उनके जीवन का स्तर ऊपर उठे। इसमें आपकी भी भागीदारी होना चाहिए, आपके भी कुछ दायित्व बनते हैं, तो ये निर्धारण कर दिए उनकी ड्यूटीज़ के। तो इस प्रकार से जो है ना ये बैलेंस किया गया है पूंजीवादी व्यवस्था को और समाजवादी यानी सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म को जो है ना बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। इसी नज़रिए से जो हमें सोचना पड़ेगा, तब हम बेहतर क्वेश्चनों को जो है ना हल कर सकते हैं। तो अगले चरण में मैं जो है ना किसी अन्य टाइटल पर फिर क्वेश्चन लेकर आऊँ।